गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग कल के टॉपिक से जो फिरोज शाह तुगलक का कंप्लीट कर लिया था, उसके बाद आज हम लोग डिस्कस करेंगे तैमूर के भारत पर आक्रमण और उसके प्रभाव को लेकर के, है ना। अ, तैमूर इन्वेशन इन इंडिया एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडिया, है ना। भारत में तैमूर का आक्रमण और भारत पर उसका क्या प्रभाव पड़ा, है ना। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तैमूर एक्चुअल में एक मंगोल था, और इसके पहले हम लोगों ने देखा था कि मंगोल आक्रमण इल्तुतमिश के समय से ही निरंतर भारत पर हो रहे थे। लेकिन फिरोज शाह तुगलक के बाद जो है, कह सकते हैं कि जो आपका तुगलक डायनेस्टी का जो शासन काल था, वह एक तरीके से काफ़ी कमज़ोर हो गया था, राजनीतिक अस्थिरता थी। और जब इसने अटैक किया इंडिया पर, तो उसका टाइम है 1398, यानी 1398, है ना, यानी इंड ऑफ 14th सेंचुरी। और इस समय ये नासिरुद्दीन महमूद वाज द रूलर ऑफ तुगलक डायनेस्टी। ही वाज वेरी वीक एडमिनिस्ट्रेटर। कह सकते हैं कि बहुत ही कमज़ोर प्रशासक था। और उसके काल में कहा गया था कि दिल्ली से पालम, आपने नाम सुना होगा, जो इस समय इंटरनेशनल एयरपोर्ट है दिल्ली में, कि जो साम्राज्य था, जो एम्पायर था, वो ओनली जो है सीमित रह गया था आपका दिल्ली से पालम तक। तो इस प्रकार की राजनीतिक अस्थिरता के बीच में तैमूर, चूंकि मध्य एशिया में, सेंट्रल एशिया में, ही वॉज बॉर्न इन ऑक्सियाना, नाउ सिचुएटेड इन सेंट्रल एशिया। उसने जो है 1300, कह सकते हैं कि 69 में, 1369 यानी 1369 एडी में उसने समरकंद का वह शासक बना। और उसके बाद जो है, ही वॉज वेरी एम्बिशियस। उसने जो है बहुत महत्वाकांक्षी था। ईरान है, अफगानिस्तान है, या फिर मेसोपोटामिया, इन सब क्षेत्रों पर आक्रमण करके अपना अधिकार स्थापित कर लिया। ही वॉज वेरी इम्पेरियलिस्ट, वह साम्राज्यवादी था और एम्बिशियस भी था। इस कारण से वह भारत पर भी आक्रमण करके धन की प्राप्ति करना चाहता था और अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। तो इसी संदर्भ में हम लोग ये देखते हैं कि तैमूर जो एक मंगोल था और चंगेज खां का वंशज था, जो जो पोस्ट जो तुगलक डायनेस्टी है, उस समय जो हमने अभी देखा कि पॉलिटिकल जो अनसर्टेनिटी थी, राजनीतिक अस्थिरता थी, नासिरुद्दीन महमूद के काल में दिल्ली सल्तनत बहुत सीमित हो गई थी। जो राय था वहाँ पर जो है षड्यंत्र हो रहा था, और सुल्तान की जो पावर था, जो प्रेस्टीज था, वह एक तरीके से उसका भी डिक्लाइन हो चुका था, पतन हो चुका था। और ऐसी कंडीशन में तैमूर ने जो एक महत्वाकांक्षी और साम्राज्यवादी था, उसने भारत पर आक्रमण करने की उद्देश्य से 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया। इस आक्रमण के बारे में जानकारी का जो मूल स्रोत है, जो प्राइमरी सोर्सेज है, वह है आपका यज़दी हु वाज रिटन जफरनामा, जफरनामा, एंड तैमूर written his autobiography, we know मलफूसात ए तैमूरी। यज़दी ने जफरनामा लिखी थी, और तैमूर ने खुद अपनी आत्मकथा मलफूसात ए तैमूरी लिखी थी। इन दो ग्रंथों के माध्यम से जो मूल स्रोत हैं, तैमूर के आक्रमण और भारत पर उस आक्रमण का क्या इम्पैक्ट पड़ा था, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
जैसा मैंने बताया कि तैमूर जब भारत पर आक्रमण कर रहा है उस समय भारत पर जो शासन है वह मूलतः नासिरुद्दीन महमूद का है। और नासिरुद्दीन महमूद जो है एक बहुत ही कमज़ोर और अल्पज्ञानी कह सकते हैं कि जिसके पास नॉलेज नहीं था, प्रशासक था। तो तैमूर के लिए बड़ा ही आसान रहा भारत में आक्रमण करना और उस पर विजय प्राप्त करना। प्रारंभिक तौर पर ये देखते हैं कि जो सच्चाई यही थी कि उसके आक्रमण का भारत पर उद्देश्य जो था धन की प्राप्ति करना था, क्योंकि उसने अपने पूर्वजों से भी भारत के बारे में बहुत जानकारी प्राप्त की थी और ये कहा जाता था कि भारत जो है पृथ्वी पर सोने की चिड़िया है और वहाँ पर आक्रमण करने से बहुत अत्यधिक धन की संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है। तो ऐसी कंडीशन में जो है उसने भारत पर आक्रमण करने का निश्चय किया। बट देयर इज कर सकते हैं कि और भी इसके कारण थे। उसने बहुत ही वॉज वेरी डिप्लोमेट और उसने इस कारण से जो अपने जो सरदार थे, जो मलिक थे, अमीर थे, उनके सामने भारत पे आक्रमण करने को उसने धर्म से जोड़ दिया, है ना। और ये कहा कि भारत पर हम इसलिए आक्रमण करना चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि जो भारत पर मुस्लिम शासन की स्थापना की जा सके, जो वहाँ पर नॉन मुस्लिम्स रह रहे हैं, जो हमारे धर्म को जो खतरा है उत्पन्न हो गया है उसको जो है हम समाप्त करें और जो है अधिकांश जो है दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में यानी हिंदुस्तान के देश को, हिंदुओं के देश को मुसलमानों के देश में परिवर्तित कर दें और वहाँ के जो भी मंदिर हैं, जो भी देवालय हैं, टेम्पल हैं, उनको हम डिस्ट्रॉय कर दें और खुदा के समक्ष जो है गाजी और मुजाहिद के रूप में प्रकट हों, है ना। उल्मा ने ये इसका बड़ा परिणाम हुआ और उल्मा जो थे उन्होंने भी तैमूर के आक्रमण को धर्म से जोड़ दिया और उसमें सहयोग करने के लिए मुसलमानों से आह्वान किया। और इस प्रकार से मुस्लिम आक्रमण, तैमूर के आक्रमण की एक प्लानिंग जो है इंडिया पर की जाने लगी। ये जो अभी वाकया हमने आपको बताया इसके बारे में जानकारी उसकी ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा मलफूजात ए तैमूरी में ही वॉज रिटन अबाउट इट इन हिज ऑटोबायोग्राफी मलफूजात ए तैमूरी की भारत पर आक्रमण करना का उद्देश्य है कुफ्र, धर्म संबद्ध है और दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में हमें कन्वर्ट करना है। इसके इसी परिदृश्य में, इसी परिस्थिति में, सरकमटेंसेस में उसने सबसे पहले जो है अपनी सेना जो है अंडर द लीडरशिप ऑफ पीर मोहम्मद वाज द ग्रैंड सन ऑफ तैमूर, आर्मी अटैक इन इंडिया फर्स्ट ऑफ ऑल मुल्तान एंड उच्छ इन 1398 ईस्वी में सबसे पहले मुल्तान और उच्छ पर उसके पौत्र पीर मोहम्मद की अधीनता में तैमूर की सेना ने आक्रमण करके अधिकार कर लिया। देन हमें देखते हैं कि इसके बाद जो है अप्रैल 1398 में तैमूर जो है स्वयं अपनी शक्तिशाली सेना लेकर के समरकंद से प्रस्थान किया। एक्चुअल में समरकंद का ही वह प्रशासक था जब 1369 में, जैसा अभी मैंने जिक्र किया, समरकंद। देन वह उसने जो है ईरान, इराक, मेसोपोटामिया, अफगानिस्तान पर भी अधिकार उसने कर लिया था। बट ही वॉज द रूलर ऑफ समरकंद। तो तैमूर केम इन इंडिया फ्रॉम समरकंद टू इंडिया in 1938 and 1938 in India. Nasiruddin Mahmud was the ruler of Tughlaq dynasty, but he was very weak administrator. तो ऐसी स्थिति में उसने मार्ग में पड़ने वाले सभी जो फोर्ट थे, दुर्ग थे, उनको जो है तहस नहस करता हुआ
इंडस वैली जो है सिंध नदी के तट पर पहुंच गया, और उसके बाद जो है अ, वह आगे बढ़ता चला गया। और जब ये पता चलता है दिल्ली के शासक नासिरुद्दीन महमूद को, तो उसने अपने वजीर मल्लू खां को यह आदेश देता है कि वह जो है उससे मिल करके उसका मुकाबला करे। हम ये देखते हैं कि 11 दिसंबर 1398 को दिल्ली में से दो फरकश, मतलब 2 मील की दूरी पर जहां पनाह एक महल था, वहाँ पर उसने तैमूर ने अपना कैंप लगाया, वहाँ पर वो निवास करता था। और उसका एक ऑब्जेक्टिव, एक उसका रूल था कि जब भी वह नगर पर आक्रमण करता, वहाँ की जनता रक्षा के लिए जब उसकी प्रार्थना करती, तो वह उनसे जो है धन की डिमांड करता था। और इसके बाद समझा होने के पश्चात जो है उसके सैनिक नगर में प्रवेश करते, और किसी न किसी बहाने से कभी उसके सैनिकों को बंदी का आरोप लगा करके, कभी उसके सैनिक के अपमान का आरोप लगा करके, शत्रु पक्ष को छिपाने का आरोप लगा करके, तमाम तरह के आरोप लगा करके समझौते को तोड़ने का प्रयास करता, और फिर चारों तरफ से आक्रमण करके धन जन की क्षति पहुंचाता, लूटपाट करता, है ना। ऐसी स्थिति में वह देखते हैं कि 11 दिसंबर को समझौता करता है, देन उसके बाद भी अ, वह दिल्ली से आगे बढ़ता है अपनी शिविर की रक्षा के करते हुए। और 18 दिसंबर 1398 को नासिरुद्दीन महमूद और मल्लू खां वाज द वजीर ऑफ नासिरुद्दीन महमूद, है ना। नासिरुद्दीन महमूद और मल्लू खां ये दोनों ही जो है, कह सकते हैं कि तैमूर से युद्ध करने के लिए दिल्ली पहुंचते हैं, जहाँ पर उसका शिविर लगा हुआ है जहाँ पनाह के पास। और वहाँ पर दोनों के बीच में युद्ध होता है, और इस युद्ध में इन दोनों की पराजय होती है, तो अपनी जान बचा करके किसी तरह वहाँ से भाग करके नगर में शरण लेते हैं। इसके बाद दूसरे दरवाजे से भाग निकलते हैं, और दिल्ली की जो जनता है दिल्ली की जो जनता है वो आत्मसमर्पण करने के लिए जहां तैमूर ने अपना कैंप लगाया था, वहां पर पहुंचती है और उससे विनम्र निवेदन करती है कि हम आपके नाम के खुतबा में आपके नाम पढ़वाएंगे, और जो है अ, नगर के निवासियों से धन संग्रह करके आपको धन जो है प्रदान करेंगे, और इसके बदले में आप हमें हमारी सुरक्षा करें, हमारी लूटपाट न करें, हमें सुरक्षा का आश्वासन दें। लेकिन जैसा कि हमने आपको अभी जिक्र किया कि वो आक्रमण करने के पहले एक समझौता करता था, उसके बाद आक्रमण की शर्तों को तोड़ करके वह जो है लूटपाट करता, कोई न कोई बहाना लगा करके। यही हुआ, एक तरफ से उसने समझौता करके दिल्ली के नागरिकों की सुरक्षा का आश्वासन देता है, तत्पश्चात अगले ही पल 27 दिसंबर 1398 को तैमूर के सैनिकों का एक जत्था जो है दिल्ली के नगर के द्वार पर एंट्री करता है, प्रवेश करता है, इंटर करता है। उसके बाद जो है नागरिकों पर अटैक करके जो है चाहे वह फतेहपुर सिकरी हो, चाहे जहां पनाह हो, चाहे पुरानी दिल्ली हो, यहाँ के जो नागरिक थे एकत्रित होकर के उसके खिलाफ जो है लड़ना प्रारंभ करते हैं। लेकिन बड़ी ही बर्बरता पूर्वक उसने मकानों को डिस्ट्रॉय करा दिया, जो संपत्ति थी उसमें आग लगा दी, और स्त्री बच्चों को जलने के लिए मजबूर कर दिया। सैनिकों ने लूटपाट प्रारंभ कर दी, और हमें देखते हैं कि अ, तैमूर की सेना भी 28 दिसंबर 13 दिल्ली में प्रवेश करती है, और इतना ज़्यादा नरसंहार करती है कि जिसमें आंकड़े जो मिलते हैं, जो याजदी ने जो लिखा है जफरनामा में कि अ, उसने कि जो है हिंदुओं का बड़ा ही नरसंहार हुआ। कई पुरुष महिलाएं, हजारों पुरुष महिलाएं जो है, बच्चे बूढ़े जो है युद्ध में मारे गए, और नरसंहार हुआ, लूटपाट हुआ। और एक तरीके से सोने चांदी के जितने भी बर्तन थे, गहने थे, और मंदिरों में जो भी अवशेष थे,
मणि थे या डायमंड थे, बहुमूल्य वस्त्र थे, ये सब कुछ लूट-पाट करके उसने दिल्ली को तहस-नहस कर दिया। इस नरसंहार के बारे में जो दरबारी इतिहासकार जिसके बारे में अभी हमने आपसे ज़िक्र किया, यज़दी था, वह लिखता है अपने ग्रंथ जफरनामा में कि केवल हिंदुओं का जो नरसंहार किया गया। हालांकि यह कल्पना से परे है, क्योंकि जब इंडिया में वो नहीं आया था तब भी जाजिया ने उससे दो धर्म युद्ध किए थे। इसके अतिरिक्त तैमूर और उसकी तातारी सेना ने समस्त शक्ति को मुसलमानों को लूटने और उनके संहार में लगा दिया था। और मुसलमानों की अभी सबसे बड़ी लूट होने वाली थी, यह माना जा सकता था। दस्तकारों के अतिरिक्त जो बंदी बच गए थे वे लूटने के पश्चात छोड़ दिए गए। लेकिन यह कहना कि केवल हिंदुओं का ही नरसंहार हुआ था, थोड़ा सा इसमें अतिशयोक्ति लगती है, क्योंकि इतने लंबे समय तक शासन करने के बाद दिल्ली में भी मुसलमान भी जो रह रहे थे, और ये भी उल्लेख मिलता है कि कई मस्जिदों में घुस करके शरण लिया था। तो यह पहली बार ऐसा हुआ जब तैमूर लंग जिसको कहते हैं उसने भारत पर आक्रमण करने में सफलता पाई। यहाँ पर बहुत नरसंहार किया, संपत्ति लूट-पाट की, और जो है इसके द्वारा कई क्षेत्रों पर उसने अधिकार भी कर लिया। दिल्ली की लूट में उसे अतुल्य संपत्ति प्राप्त हुई। फिरोजाबाद, वजीराबाद, मेरठ, हरिद्वार, जम्मू होता हुआ वह 99 ईस्वी में लाहौर पहुंचा। और हालांकि सभी लौटते समय रास्तों में उसका विरोध हुआ, लेकिन वह जो है विजय प्राप्त करता रहा। मार्ग में ही खिज्र खा उससे मिला और उससे भेंट की, और उसने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। और इसके बाद लाहौर में ही तैमूर ने एक दरबार किया और मुल्तान, लाहौर तथा दीपालपुर का शासक खिज्र खां को नियुक्त किया। इसके बाद जो है वह वापस जो है समरकंद 1399 ईस्वी में मार्च में वापस लौट कर चला गया। तो इस तरह से उसने भारत पर आक्रमण करने के बाद भारत की जो भी धन संपदा बची थी उसको उसने समाप्त कर दिया, और एक तरीके से भारत पर उसने शासन तो नहीं किया, लेकिन अपना एक प्रतिनिधि खिज्र खां को भारत में लाहौर, दीपालपुर और मुल्तान का शासक नियुक्त करके वो वापस समरकंद लौट कर चला गया, क्योंकि भारत में उसकी दृष्टि में अब कुछ बचा ही नहीं था। तो इस तरह से एक मंगोल तुगलक वंश के शासन काल में विशेषकर नासरुद्दीन महमूद के शासन काल में जो एक बहुत ही अयोग्य और कह सकते हैं कि बहुत ही कमज़ोर शासक था, उसके शासनकाल में दिल्ली साम्राज्य दिल्ली से पालम तक सिमट करके रह गया था, और राजनीतिक अस्थिरता थी, दरबार षड्यंत्रों से घिरा हुआ था। तैमूर जिसने अपने पूर्वजों से भारत के बारे में, भारत की संपदा के बारे में सुन रखा था, जब उसको भारत की राजनीतिक अस्थिरता का पता चलता है तो वह आक्रमण करने की प्लानिंग करता है, और इसी प्लानिंग के तहत अपने जो है सबसे पहले अपने जो है अपने एक तरीके से पौत्र पीर मोहम्मद के नेतृत्व में अपनी सेना भारत पर आक्रमण करने के लिए भेजता है। इस पश्चात स्वयं अपनी सेना के बाद जो है वह सिंध नदी तक पहुंचता है। उसके बाद कई मार्ग से होता हुआ दिल्ली के निकट पहुंच करके अपना कैंप लगाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वह दिल्ली पर आक्रमण करता है और संपूर्ण संपदा को लूट लेता है, लाखों लोगों का नरसंहार करा देता है। और नासिरुद्दीन महमूद और जो है मल्लू खां मिल करके उससे युद्ध करने की कोशिश करते हैं, लेकिन युद्ध में पराजय होता है और वह भाग खड़े होते हैं। तो उसने बड़ी ही बेरहमी से लाखों लोगों का कत्ल करा दिया, दिल्ली को लूटा, और दिल्ली को लूटने के बाद जो है मार्च 1399 ईस्वी में वो भारत से वापस लौटकर समरकंद चला गया।
तो इस तरह से तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था। अगर हम इसका तैमूर के आक्रमण का यदि हम मूल्यांकन करते हैं, उसके प्रभाव का असेसमेंट करते हैं, तो पाते हैं कि इसके प्रभाव ने सबसे जो रोल अदा किया वह कि भारत की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से राजकोष को खाली कर दिया। अर्थव्यवस्था जो ट्रेजरी थी वह जो है एम्प्टी हो गई, खाली हो गई। और एक तरीके से हमें देखते हैं कि जो राजनीतिक अस्थिरता के दौर से तुगलक डायनेस्टी चल रही थी, वह तुगलक डायनेस्टी का अंत तो हुआ ही, दिल्ली सल्तनत के पतन में भी तैमूर के भारत पर आक्रमण ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तैमूर के राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक परिणाम के साथ साथ दिल्ली सल्तनत और तुगलक सल्तनत और दिल्ली सल्तनत के लिए भी यह विनाशकारी सिद्ध हुआ था। ऐसा उल्लेख मिलता है कि तैमूर के मार्ग में पड़ने वाले समस्त जो क्षेत्र थे वह वीरान और उजड़ गए थे, और वहां पर भारी अव्यवस्था फैल गई थी, महामारी फैल गई थी, नगर बिल्कुल उजड़ गया था, इमारतें नष्ट हो गई थी, और जो शरीर मर गई थी, जो लाश थी, जो डेड बॉडी थी, वह जो है सड़ गई थी, और जिसके कारण चारों ओर महामारी फैल गई थी। अब्दुल कादिर बदायनी, जिसने कि मुंतखाबुल तवारिख लिखी, वह लिखता है कि जो लोग बच गए थे वे अकाल और महामारी के कारण मर गए, बहुत ही दुर्भाग्य था। और 2 महीने तक दिल्ली में किसी पक्षी ने भी अपने पैर नहीं रखा था। आग और लूट के कारण अन्न भी नष्ट हो गया था, और किसी को जला देने के कारण अकाल फैल गया था। इस तरह से दिल्ली का जो दृश्य था वो अत्यंत ही भयावह हो गया था, आर्थिक रूप से भी, और कह सकते हैं कि राजनीतिक रूप से भी, प्रशासनिक रूप से भी। और महामारी ने तो उन लोगों के लिए भी अभिशाप बन गए, बना जो लोग युद्ध के दौरान बच गए थे, उनका भी एक तरीके से अंत हो गया। दिल्ली सल्तनत जो तैमूर के आक्रमण के पहले ही विखंडित हो गई थी, आक्रमण के बाद जो है दिल्ली और उसके आसपास के कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित होकर रह गई। राजधानी हो गई, राजकोष खाली हो गया, सुल्तान को राजधानी छोड़कर भाग जाना पड़ा। ऐसी स्थिति में दिल्ली सल्तनत के प्रति भला कौन आस्था रख सकता था। और गुजरात में हम देखते हैं कि मुजफ्फर शाह पहले ही स्वतंत्र अपने आप को घोषित कर चुका था। यही हाल जौनपुर के सरकियों का भी था, जिन्होंने जौनपुर को स्वतंत्र राज्य घोषित कर लिया। मालवा का शासक दिलावर खां ने भी अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। यही नहीं, पंजाब और उत्तरी सिंध में खिज खां ने तैमूर के प्रतिनिधि के रूप में, तैमूर के हाकिम के रूप में शासन कर रहा था। और समाना हो या बयाना हो या उत्तरी सिंध में जो है समाना हो या बयाना हो या कालपी हो, महोबा में शिक्षापूर्ण शासन किया जाने लगा था। और हिंदू राजाओं ने भी कर देने से इनकार करते हुए अपने प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाना प्रारंभ कर दिया था। नासिरुद्दीन महमूद जो है राजधानी से छोड़ करके गुजरात भाग गया था। मल्लू खां ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया, और उसने पुनः जो है नासिरुद्दीन महमूद शाह को गुजरात से बुलाकर दिल्ली में गद्दी पर बैठाता है, लेकिन वास्तविक शासक मल्लू खां के ही पास रहती है, जो पहले भी थी। महमूद शाह जो है दूसरी बार दिल्ली छोड़ने को बाध्य होता है, क्योंकि इस बार वह कन्नौज चला गया, और पंजाब के जो सूबेदार दौलत खां, वजीर मल्लू खां की हत्या के बाद दिल्ली पर अधिकार कर लिया। महमूद शाह में देखते हैं कि पुनः दिल्ली लाया गया, लेकिन उसके नाम पर शासन अब दौलत खां लोदी ने किया। लेकिन यह संक्रमण का काल था, एक तरीके से कह सकते हैं, जिसमें सुल्तान महमूद शाह नाम मात्र का शासक बना रहा। और इसके साथ ही 1412 ईस्वी में उसकी डेथ होने के साथ ही तुगलक वंश के शासन का
पूरी तरह से अंत हो गया। वहीं दूसरी तरफ हमें देखते हैं कि तैमूर को इस आक्रमण से बहुत लाभ हुआ। उसकी प्रसिद्धि तो बढ़ी, उसके आर्थिक लाभ भी बढ़े और उसने भारत से प्राप्त जो धन किए थे, उसका उसने उपयोग मध्य एशिया में इमारतों के निर्माण में खर्च किया। और भारतीय जो कारीगर थे भारतीय जो कारीगर थे उनको जो है उसने भारतीय जो कारीगर थे उन्होंने अपनी उत्कृष्ट कला से इसको मध्य एशिया के जो कला था उसको उत्कृष्ट बनाया था, अलंकृत किया था। और तैमूर की जो राजधानी थी समरकंद, उसमें भी अनेक सुंदर इमारतें खड़ी हो गई। तैमूर को वार्षिक कर भी पंजाब से मिलता था। इसके इस तरह से उसके साम्राज्य का विस्तार भी बढ़ गया, हालांकि उसका दायित्व नहीं बढ़ा था। इस प्रकार तैमूर के आक्रमण से जहां एक तरफ हिंसा, लूटपाट, अकाल, महामारी, भुखमरी और तुगलक वंश के पतन और दिल्ली सल्तनत की प्रतिष्ठा नष्ट हो गई, तो वहीं दूसरी तरफ तैमूर और उसके साम्राज्य की थी। कहने का आशय यह है कि अभी कि तैमूर के आक्रमण ने भारत की राजनीतिक जो अस्थिरता थी उसको और अधिक कठिन बना दिया। आर्थिक जो रिक्तता थी उसको और अधिक कमजोर कर दिया। और दूसरी तरफ तैमूर ने यहाँ से कारीगर ले जाकर के, यहाँ की अर्थ संपदा को ले जाकर के, जो अपना मदेशिया का जो उसका इलाका था वहाँ पर भव्य विशाल इमारतें खड़ी की। और यहाँ के धन का उपयोग जो उसे वार्षिक टैक्स भी खिर्ज खा के द्वारा प्राप्त होता था, उसका उपयोग जो है उसने स्वयं और मध्य एशिया में उसके अपने शासन के विस्तार में किया। और इस तरह से हम देखते हैं कि तुगलक डायनेस्टी का पतन के साथ साथ दिल्ली सल्तनत के पतन के लिए भी तैमूर का आक्रमण बहुत महत्वपूर्ण उत्तरदायी बना। यस, भव्य मीन्स सुंदर होता है। ठीक है। तो इस तरह से समझ में आया बेटा? हाँ, क्वेश्चन बेटा यही आएगा कि तैमूर के आक्रमण के क्या कारण थे, है ना? डिस्क्राइब द कॉजेज ऑफ द अटैक ऑफ तैमूर एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडिया, है ना? भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, तैमूर के आक्रमण के क्या कारण थे और भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, ये प्रश्न आएगा। और इसमें आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, बहुत सो सिंपल है। तैमूर का आक्रमण के क्या कारण थे, कैसे कैसे किन किन स्थानों पर उसने युद्ध किया और किन 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 स्रोतों से इसकी जानकारी प्राप्त होती है और इसका जो है आक्रमण का प्रभाव क्या पड़ा। ठीक है। एनी कोई डाउट, कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए, कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। बताइए बेटा। ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक है। हाँ, बोलो। तैमूर ट्रांस आक्शियाना, मध्य एशिया, सेंट्रल एशिया। और उसने ट्रांस का जन्म हुआ था, देन वह समरकंद पर अधिकार कर लिया, वहां का शासक बना। देन अपनी सैन्य ताकत के बल पर मध्य एशिया से आगे ही ईरान पर, मेसोपोटामिया पर उसने जो है कब्जा कर लिया था। उसके बाद हम देखते हैं कि अ, भारत पर उसने आक्रमण किया।
और बेटा ठीक है। अ, हम लोगों ने ये क्वेश्चन पढ़ लिया और इसमें जो दूसरा उसमें बहुत कुछ आपने पढ़ा हुआ है और उसी टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे, कुछ आपसे भी पूछेंगे। तुगलक डायनेस्टी के पतन के क्या कारण थे, है ना, यानी तुगलक वंश के पतन के क्या कारण थे। हाँ, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उस पर हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप लोग अटेंडेंस कर दीजिए। कर दिया अटेंडेंस? हाँ, जिन्होंने नहीं किया वो कर दीजिए। और बाकी ठीक है। हाँ, यूट्यूब में जरूर डालेंगे वीडियो, देखना नहीं भले। हैं? मुस्कान देखती हो? चलिए डाल दे रहे हैं, अभी डाल दे रहे हैं।